तो हमारा आपका अगला टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब होता है अनयूजुअल, नॉट सो यूजुअल। हम बोलते हैं यूजुअली ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब उसको जो एक चलन है उसको उसके कुछ अलग हट के उसके कुछ ऑपोजिट अगर कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस। उर्दू में जिसको अजीब व गरीब कहा जाता है ना। अब अगर देखा जाए तो हमारा बेसिक नोशन ये है, बेसिक नॉलेज ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो तो वो एक्सपांड होता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठंडा करने पे उसका वॉल्यूम कम होता है। ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि देखो क्या होता है अक्सर कि आप जब बर्फ़ या पानी बॉटल में भर के है ना फ्रीज़र में रखते हैं और बर्फ़ जम जाए तो आपने नोटिस किया होगा कि वो थोड़ी बॉटल फुली हुई रहती है प्लास्टिक की अगर रही तो। कांच की बॉटल रही तो क्रैक हो जाती है। अब ऐसा क्या सीन हुआ था वहाँ पे कि भैया वहाँ पर उल्टा ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, जगह तो अंदर की कम हो जाना चाहिए था भैया, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, वो तो एक्सपांड हो गया। तो ऐसा क्या सीन हुआ था, तो चलो देखते हैं। तो कैसा है कि यहाँ पर वाटर का बिहेवियर बताया गया है कि टेम्परेचर अगर मैं कम करता हूँ तो वॉल्यूम में किस तरह का चेंज आता है वो बताया गया। चलो आप 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करेंगे और टेम्परेचर कम 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 करते जाएंगे। हमारा जो बेसिक फिजिकल फिनोमिना है, हम जो जानते हैं, टेम्परेचर कम करने पर सामने वाली चीज़ क्या करती है, कंप्रेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, एक्सपांड होती है बेटा। तो देखो इधर, अब जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तब वॉल्यूम कितना था, 1.04343 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, सब अच्छा चल रहा है। ये कब तक सब अच्छा चलता रहा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक के देखा मैंने, वॉल्यूम कम 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 होता गया। मगर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वॉल्यूम कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो गया। अरे भैया ये तो उल्टा वॉल्यूम बढ़ने लगा। हालांकि टेम्परेचर तुम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, फिर भी वॉल्यूम बढ़ने लगा। अरे साला ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो गई, है ना। हुआ कि नहीं, अनयूजुअल बिहेवियर, है ना। टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होना चाहिए था ना, मगर ये तो क्या हुआ, उल्टा हो गया यहाँ पर। तो भैया ये तो वॉल्यूम बढ़ने लगा। इस बिहेवियर को कहा गया है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब जाहिर बात है, किसी चीज़ का अगर वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। बोले कैसे, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम होगा तब डेंसिटी बढ़ेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होते जाएगी। देखो, तो जब ये वॉल्यूम कम 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 हो रहा था तो डेंसिटी बढ़ रही थी, है ना। ओके। और जब आपने देखा कि वॉल्यूम अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचा, जो कि 1.000 होना चाहिए, ये वाला एग्जैक्ट इसके सामने होना चाहिए ना। तो 1.0000 पे जब पहुंचा, यहाँ पर वॉल्यूम सबसे मिनिमम लेवल पे था, उस वक्त डेंसिटी आपके सबसे मैक्सिमम लेवल पे थी। 1 किलोग्राम वाटर के लिए बात चल रही है ये। तो 1 किलोग्राम वाटर की डेंसिटी इतनी आई थी। आई बात समझ। और जब मैंने क्या किया, वापस से, है ना, मैंने शायद से उल्टा चला गया, ये ऐसा आना था मुझको, मैंने ग्राफ को ऐसा ले लिया, सॉरी। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं डेंसिटी बढ़ रही है, अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच रही है। तुमने जब टेम्परेचर को और कम किए तो आपने क्या नोटिस किया कि वॉल्यूम बढ़ने लगी, और हमने इसी वक्त ये नोटिस किया कि भैया डेंसिटी कम होने लगी, है ना। तो हमने देखा कि एट 4 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर आ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, ये खास है। ये टेम्परेचर को कितना बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। अगर दोनों ग्राफ बना दिए एक साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर पहले ये ग्राफ बनाना था, उसके बाद कुछ डेटा लिखना है, फिर उसके बाद ये ग्राफ बना के डेंसिटी से रिलेटेड डेटा लिखना है। अगर दोनों बात आपने बना दिए ग्राफ तो कोई मसला नहीं, फिगर ए फिगर बी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या लिखना था, तो मैं यहाँ लिखूँगा इसकी ग्राफ के नीचे, वाटर exhibits
क्या हो बेटा? हाँ, पैराग्राफ के नीचे एनोमोलस, बातें मत करो, बिहेवियर it expands, sorry, it contracts on heating from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, or expands on cooling from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर decreases as it is cooled from room temperature until it reach 4 डिग्री सेल्सियस। Below 4 degrees Celsius, the volume increases and therefore density decreases, डेंसिटी डिक्रीज। फिर यहाँ पर आप ये वाला फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखूंगा मैं, दिस मीन्स दैट water has a maximum density at 4 degrees Celsius. This means that the water has a maximum density at 4 degree Celsius. इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्या है, कहाँ पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ओके, तो ये हमारे पास एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट था। और फिर उसके बाद जो रिलेटेड आएगा एनवायरमेंटल इफेक्ट, ऑफ एनामोलस बिहेवियर of water, environmental effect of anomalous behavior of water। anomalous behavior of water के वजह से ही environmental effect ऐसा हुआ है कि जो आपके पोलर रीजन्स हैं जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, जैसे आप कनाडा जाएंगे, थोड़ा ऊपर नॉर्दर्न साइड में अगर जाएंगे, कनाडा है, अलास्का है, और अगर आप एकदम पोल की तरफ चले जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, है ना, आपका आर्कटिक एंटार्क्टिका या आर्कटिक सर्कल जो कहा जाएगा, रशिया के भी हायर रीजन्स, वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि भैया वहाँ पर जो आपकी जो लेक, समंदर, ये सॉरी समंदर नहीं बोल रहा, लेक जो है, नदियाँ जो है पूरी जम जाती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इवन कश्मीर में भी होता है ये,
इवन कश्मीर में हम देखते हैं हमारे कि यहाँ पर कि जो विंटर का जब सीज़न आता है तो वहाँ की जो लेक है, दल झील जो बोलते हैं हम लोग, तो वो पूरी जम जाती है और उस बर्फ़ की लेयर के नीचे पानी मगर अभी भी मेंटेन रहता है और जो मरीन लाइफ है वो उसकी वजह से वो ज़िंदा रह पाती है ना। हालांकि टेम्परेचर जब गिर रहा है तो होना ये चाहिए था, पूरा का पूरा पानी जम जाना चाहिए था, मगर ऐसा क्या सीन हुआ यहाँ पर कि भैया अब अंदर पानी जमा नहीं मगर ऊपर की लेयर जम गई। तो देखो ये बहुत कुछ आपका थैंक्सफुली अल्हम्दुलिल्लाह ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से। बोले कैसे कि देखो अगर मैं ये बर्फ़ ये पानी की लेयर को मैं इमेजिन करूँ, यहाँ पे मैं ये पानी की लेयर को इमेजिन कर रहा हूँ, ये नीचे का मान लो ग्राउंड स्ट्रक्चर है और ये पानी की लेयर, और हम इमेजिन कर रहे हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम 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 होते जा रहा है ना। फील करो 10 डिग्री सेल्सियस अपन कम करना शुरू करेंगे। हमको मालूम है कि जैसे 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 टेम्परेचर आपका गिरते जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 है ना, जैसे जैसे आप जाएगा तो वो डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही। सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्या कब होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो ऊपर के जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यही आ रहे हैं ना टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में ऊपर के मॉलिक्यूल्स है। तो जब यहाँ का टेम्परेचर 10 से गिरकर 9 से गिर के 8, ऐसा करते 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 ये 4 तक पहुँचा, तो हमने क्या देखा कि ये जो पानी के ऊपर के मॉलिक्यूल्स है, ये जो ड्रॉप्स है, ये पार्टिकल्स है, जो वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कहाँ चले गए, नीचे चले गए। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे चले गए। और याद रखें कि इनका टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है ना। और वापस से हम देख रहे टेम्परेचर गिरते जा रहा 4, 3, 2, 1 और 0। और जैसे ही हम लोग 0 पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भैया यहाँ पर फिर जम गई बर्फ़, है ना। यहाँ क्या जम गई, फिर बर्फ़ जम गई। अब ये जो बर्फ़ जम गई है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी लेके जाओ मसला नहीं उसको, है ना। और जैसा कि बर्फ़ जानते हैं एक अच्छा हीट इंसुलेटर है, एक अच्छा इंसुलेटर भी है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का फॉल आ रहा है उसका असर अंदर नहीं पड़ेगा एक बार बर्फ़ बन गई तो, है ना। वंस एक आइस की लेयर फॉर्म हो गई तो वो यहाँ के टेम्परेचर चेंजेस का इतना असर यहाँ नहीं होने देगा। हाँ, अगर माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चल गया, -10, -20 पे चला गया, तो थोड़ी सी नीचे की लेयर भी जम जाती है, लेयर मोटी हो जाती है थोड़ी सी, है ना। मगर ये पूरी की पूरी झील को जमा देगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा गिरना पड़ेगा टेम्परेचर को। मगर देखो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो मरीन लाइफ है हमारी, जो फिशेस है, वो अभी भी सस्टेनेबल है, ज़िंदा है ना। वो वहाँ पर अभी भी ज़िंदा है, वहाँ पर वो अपना लाइफ जी रही है। उनके लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल है, वो उसको बर्दाश्त कर सकती है, उनकी बनावट उस हिसाब से है, और वो वहाँ पर अभी भी ज़िंदा है ना, सर्दी के मौसम में। आई बात समझ में आपको ये। तो अगर ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ना होता, मान लो पानी का वॉल्यूम लगातार सेम होता, है ना, या फिर ठंडा होने पे वो वॉल्यूम कम होता, जो भी आप कहेंगे अपन, तो उससे सिचुएशन क्या आती थी, पूरी की पूरी झील जम जाती थी, है ना। मगर अच्छा वो ये हुआ कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे थे, डेंसिटी बढ़ रही थी, जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा तो डेंसिटी यहाँ कम बढ़ जाने की वजह से ऊपर की लेयर नीचे आ गई, है ना। और हम देखते हैं नीचे की लेयर क्या हो जाएंगी, फिर ऊपर आ जाएगी। टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे जाने पर भी वो ऊपर की लेयर नीचे इसलिए नहीं आती है कि उसकी डेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाती है, ये और ज़्यादा हल्की हो जाती है ना। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे ऊपर सरफेस वाले, वो सबसे ज़्यादा भारी हो गए थे, और वजन की वजह से या भारीपन की वजह से वो कहाँ चले गए, नीचे चले गए, है ना। उसकी जगह पे ऊपर आया, उसकी जगह पे ऊपर कुछ आए मॉलिक्यूल्स, है ना, नीचे गए तो ऊपर भेजेंगे दूसरे। जैसे ही ऊपर आए तो टेम्परेचर मान लो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो और ज़्यादा भारी हो गए कि हल्के हो गए, बोलो बोलो। 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पे ये मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा भारी हो जाएंगे या हल्के हो जाएंगे, बोलो। अपने को जो लग रहा है बिंदास बोलो, इसको ग्राफ को देख के बताओ। देखो क्या हो रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा, कम हो रहा, मॉलिक्यूल्स भारी 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 होते हैं, जिसके से नीचे 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 जा रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा भारी थे और इस वजह से वो सबसे ज़्यादा नीचे चले गए, है ना, पानी के सबसे नीचे वाली लेयर पे चले गए। और देखो जब कोई नीचे जाता है तो नीचे से वो रिप्लेसमेंट करने के लिए नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स को ऊपर आना पड़ता है, तो नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर आए, ओके ठीक है, ऊपर आ गए। अब मैं बोलूँगा ये ऊपर आ गए, अब टेम्परेचर कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब तुम 4 से 3 पर चले गए तो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स जो है वो भारी हो गए कि हल्के हो गए, हल्के हो गए, क्योंकि डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेरी गुड, डेंसिटी क्या हो गई, कम। अब 3 की जगह 2 हो गया, और ज़्यादा हल्के। 1 हो गया और ज़्यादा, 0 और ज़्यादा हल्के।
अब उससे क्या वो नीचे के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले कैसे बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो वो इसीलिए अपने आप को उस पर मेंटेन रखेंगे, भैया हम तो उधर ही अच्छे हैं, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसीलिए वो आ गए नीचे। और इस वजह से नीचे के लेयर हम लोग देखते हैं कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर का पानी जम गया 0 पे, जैसे ही जम गया वो क्या बन गया, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और द रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, हीट यहाँ पर आगे, सर जो ठंडक है वो यहाँ पर एंटर नहीं हो पाएगा, या हीट का एस्केप यहाँ पर से हो नहीं पाएगा। तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, आप लिख लो। रेडी? एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखो, बॉडीज ऑफ वाटर सच एज लेक्स, ponds, freeze at the top first. Freeze at the top first. Full stop. Next point. As a lake cools towards 4 degrees Celsius, as a lake cools towards 4 degrees Celsius, water near the surface loses energy. Water near the surface loses energy to the atmosphere. To the atmosphere. Becomes denser. Becomes denser and sinks. And sinks. Comma. The warmer, less dense water, the warmer, less dense water near the bottom rises. Near the bottom rises. Full stop. However, once the colder water on top, once the colder water on top reaches temperature below 4 डिग्री सेल्सियस, पानी रख देना, अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस, कॉमा, it becomes less dense. It becomes less dense and remains at the surface where it freezes. Full stop. Next point. If water did not have this property, comma, lakes and ponds would have freezed. Lakes and ponds would have freezed from top to bottom, destroying marine life.
चलिए अब आगे, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ वाटर, सॉरी टेम्परेचर, नॉट वाटर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वाटर की डेंसिटी में बदलाव। ठीक है, तो अब ऐसा है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूले से दिया जाता है। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका मतलब जो है डेंसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऑन हीटिंग तो नई वाली जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगा, V1 प्लस गैमा डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा थीटा, ऐसा जो भी बोलना है बोलो। तो सवाल उठा कि चलो ठीक है, इतने टेम्परेचर चेंज की वजह से जो नया वाला वॉल्यूम होगा वो इतना इतना होगा, मगर नया वाला डेंसिटी क्या होगा वो पता लगाना है हमको। तो कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत आसान है। लेट द न्यू डेंसिटी, नई वाली जो डेंसिटी है बी रो डैश, ये है आपकी नई डेंसिटी। देयरफॉर रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश, रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। जब आप ठंडा गर्म कुछ भी करो, टेम्परेचर चेंज करो, भले ही वॉल्यूम बदलता है, डेंसिटी बदलता है, मगर एक चीज़ नहीं बदलती, वो है मास। पानी का मास थोड़ी बदलता है, वो तो जो कि वही रहता। तो इसीलिए जब मैं रो डैश अपॉन रो करूँगा तो मास तो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी अपॉन वी डैश। अच्छा ठीक है, माना वी डैश क्या है, V1 प्लस गैमा डेल्टा टी, है ना। तो V और V क्या हो जाएगा, कैंसर। देयरफॉर रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द न्यू डेंसिटी आफ्टर द सर्टेन राइज ऑफ टेम्परेचर। कितने इतने से टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है, तो अब नई डेंसिटी क्या होगी ये पता लगा। तो ये फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर चीज़ें डिनोमिनेटर में। अब ज़्यादा कैलकुलेशन अगर डिनोमिनेटर में करोगे और नंबर नीचे का बड़ा आएगा तो उससे क्या होता है, फिर कैलकुलेशन मुश्किल जाता है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ एक तरकीब सोची गई। बोले क्या, ऑल्सो रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस गैमा डेल्टा टी रेज टू पावर -1, है ना। 1 प्लस गैमा डेल्टा टी को ऊपर लेके जाओ तो उसका पावर 1 की जगह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर मैं यूज़ करूँगा बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो देखो बेटा मैं बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करता। याद है ना वो मैंने बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। क्या करते हैं अपन शॉर्ट में, बस पावर को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला था याद रखना आपने, अगर यहाँ पर 1 रहा तो रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 माइनस गैमा डेल्टा टी, है ना। तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इससे आसानी होगी, है ना, सब कुछ न्यूमरेटर में है, कैलकुलेशन आसान जाएगा। मगर मेरी बात को याद से सुनो इधर, ये जो फॉर्मूला है ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला, ये एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है। यकीनन ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस फॉर्मूले से आंसर सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा थोड़ा सा, और इससे सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। पॉसिबिलिटी है कि दोनों आंसर वहाँ मौजूद हो। अक्सर ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी होगी कि ये भी आंसर है वहाँ पर और ये भी आंसर है वहाँ पर। अब साला कौन सा चुनूँ मैं। ऑफकोर्स ये आंसर क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, और ये क्या है, एक्यूरेट। तो ऑफकोर्स हम तो एक्यूरेट को ही चुनेंगे ना, है ना। इन केस अगर सपोज को मैं तो बोलूँगा कि पहले कोशिश करो कि इसी से सॉल्व करो, आंसर आ जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि एक्यूरेट मेथड। इससे नहीं आ रहा तो यकीनन फिर इससे आ जाएगा आंसर, है ना। आई बात समझ में, तो नोट कर लीजिए ये। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक छोटा सा गोल बॉल होता है, स्फेरिकल बॉल लोहे का, एक तार से बांधा हुआ होता है।
और उससे आप ऑसिलेट करते हैं आगे पीछे, इस तरह से ऑसिलेट होता है। जैसा घड़ी में पेंडुलम होता है उस जैसा होता है वही नहीं होता है, वो क्लॉक पेंडुलम है। क्लॉक पेंडुलम सेकंड्स पेंडुलम होता है, ये सिंपल पेंडुलम अलग होता है, वो अपनी इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करता है। वो नहीं जो अपन देखते होंगे अक्सर, ये जो हिप्नोटिज्म में बताता है, गौर से देखो, सब लोग गौर से देखो इसको है ना, और ये इस तरह से ऑसिलेट कर देता है, वो इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब उसका पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है, यानी एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ simple pendulum is t equals to 2 pi under root of L by G। t equals to 2 pi under root of L by G। चलो ठीक है, माना। इक्वेशन नंबर 1। तो एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम ये कितना होता है? t is equals to 2 pi under root of L by G। यहाँ पर L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वायर का लेंथ होता है जिससे लटका हुआ है। जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जाहिर बात है, अगर मान लो कि जहाँ ये टेम्परेचर यहाँ जहाँ पर ये ऑपरेट कर रहा है पेंडुलम, वहाँ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, तो तुमको मालूम है टेम्परेचर बढ़ने पे वायर की लंबाई बढ़ती है, और अगर वायर की लंबाई बढ़ेगी तो यकीनन टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग temperature, length of pendulum also increases। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन also gets affected, जिसके कारण पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी अफेक्ट हो जाता है। दैट इज टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी। फॉर्मूला हो जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल। टी डैश अपॉन टी, एल डैश की जगह फिर मैं डाल सकता हूँ एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, इंटू एल। अब यहाँ थीटा क्या है? डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन एंगल, नहीं रे, टेम्परेचर बिलाल, एंगल, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ये कैपिटल टी मैंने ऑलरेडी क्या के लिए इस्तेमाल कर लिया? टाइम पीरियड के लिए। तो वापस से डेल्टा टी लिखूंगा जो कि चेंज इन टेम्परेचर, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इसीलिए डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, तो बताया था कि नए वाला लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो एल और एल हुआ कैंसिल। टी डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू पावर 1/2 इंटू टी, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ बाइनोमियल थ्योरम। तो रईस, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा? पावर प्लस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। तो उधर क्यों देख रहा? उधर क्या है? कैमरा देख रहा, कैमरामैन बनना है आगे जाके, इधर ध्यान दे। तो अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर बाय बाइनोमियल थ्योरम, है ना। जब इस तरह से कुछ अजीबोगरीब पावर आ जाता है तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम आप लगा देते हैं, जिससे वो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। देयरफॉर टी डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल टी, 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब कैपिटल टी को क्या करो? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो टी
प्लस 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल टी। अब इस टी को उधर लेके आ जाओ, टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल टी। अब टी डैश माइनस टी मतलब चेंज इन टाइम, जिसको डेल्टा टी से लिख सकते हैं, 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल टी। तो क्या है ये डेल्टा टी जो है वो असल में क्या हुआ, टाइम पीरियड, कि भैया नया वाला टाइम पीरियड क्या होगा। तो देयरफॉर डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम इन वन ऑसिलेशन। बोले लॉस ऑफ टाइम, जी हाँ लॉस ऑफ टाइम। मान लो कोई चीज़ तुमको करना है, मैं बोलूँगा धीरे धीरे तुम कर रहे हैं, अगर कोई शख्स धीरे धीरे कर रहा है वो काम को, तो तुम क्या बोलते हो उसको, तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहा, यानी लूज़ कर रहा है ना। अब अगर एक ऑसिलेशन जो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए है कि नहीं, उसने मान लिया 1.1 सेकंड लगा दिया टाइम उसको, कितने में हो जाना चाहिए, 1 सेकंड टक टक, मगर उसने लिया टाइम 1.1 सेकंड, तो देर किया उसने, और उसने 0.1 सेकंड का क्या कर दिया, लॉस कर दिया, है ना। अब वही अगर सपोज करो जो ऑसिलेशन 1 सेकंड में होना चाहिए उसने 9.8 सेकंड में कवर कर दिया, तो इससे 0.2 सेकंड क्या कर लिया, गेन कर लिया, जल्दी किया ना उसने, बच गया ना, मेरे पास गेन आ गया ना, टाइम इज लाइक मनी, है ना। जो कि काम 1 सेकंड में होना चाहिए था वो 0.98 में हो गया, सॉरी 0.9 नॉट 9.8, 0.98, तो 0.98 सेकंड में हो गया काम, आया ना। तो मैं बोलूँगा अरे टाइम बच गया, अरे भाई फ़ायदा हो गया, मेरे पास टाइम बच गया। भाई वैसे ही यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अगर कोई चीज़, जैसे यहाँ पर हुआ क्या था, असल में लंबाई बढ़ गई थी। अब देखो अगर आप फॉर्मूले को गौर से देख सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लंबाई बढ़ेगी यानी क्या बढ़ेगा, टाइम पीरियड, यानी ज़्यादा टाइम लगेगा। जो चीज़ 1 में हो सकता था 1 सेकंड में हो सकता था, उसको क्या लग जाएगा, आप पैसे की तरह सोचो ना, जो चीज़ 100 रुपये में हो सकता था काम, मिल सकती थी, देरी किसी इफेक्ट की वजह से 120 रुपये मिल रही है, तो हमें 20 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। जो पानी की बॉटल यहाँ बाहर 20 रुपये की मिलती थी, है ना, तुम अगर मल्टीप्लेक्स में जाएंगे 50 रुपये की दे रहे हो, तो भैया जो काम 20 रुपये में हो सकता था वो 50 रुपये में हो रहा, मतलब 30 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। वहीं मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, वो पानी की बॉटल तुमको 10 रुपये में दे देगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्क वैल्यू से कम मिल रहा, तो गेन हो रहा ना यहाँ पे। तो वैसे जो टाइम 1 सेकंड, जो ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहा था, उसको अगर वो 1.1 सेकंड टाइम लगा रहा है, तो 0.1 सेकंड का क्या हो गया, लॉस हो गया ना, देरी कर दिया उसने। वही ऑसिलेशन अगर 0.98 सेकंड में हो रहा है, तो 0.02 सेकंड्स का क्या हो गया, गेन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ था, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम इन वन ऑसिलेशन, ये याद रखना, एक वन ऑसिलेशन। अब देखो फ्रैक्शनल, अच्छा अगर मुझे पूछा गया परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस ऑफ टाइम इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में टाइम का कितना लॉस होगा, परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज लॉस वो हो जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया मेरे पास परसेंटेज का लॉस। मतलब वही लॉस को वो काय में बताएगा, ऑफ कोर्स परसेंटेज में बताएगा, दैट्स सिंपल, है ना। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, लॉस ऑफ टाइम, लॉस और गेन भी बोल सकते हैं, लॉस और गेन ऑफ टाइम इन टी सेकेंड्स, टी सेकेंड बोलो, टी टाइम बोलो, कि भैया लॉस और गेन ऑफ टाइम इन टी सेकेंड्स, है ना। मतलब देखो एक ऑसिलेशन में इतने का लॉस हो रहा है, मैं बोलूँगा 1 घंटे तक ये ऐसा आगे पीछे होता रहा, तो भाई 1 घंटे तक अगर होगा तो फिर लॉस ऑफ टाइम कितने का होगा इन टी सेकेंड। तो मान लो डेल्टा टी, तो आपको सिंपली डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी करना है, मल्टीप्लाई बाय टी, जो टाइम आपको बोल रहा है उसके हिसाब से उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, लॉस ऑफ टाइम इन टी सेकेंड्स। फिर अगर मैं बोलूँ ठीक है भाई
लॉस ऑफ टाइम, ये अक्सर पूछा जाता है, ये वाला है, ये वाला बहुत अक्सर पूछा जाता है। इन 1 डे, एक दिन में कितने का लॉस होगा, फिर एक दिन में कितने का लॉस होगा, तो डेल्टा टी, स्मॉल टी है लॉस ऑफ टाइम, तो डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, ये कितना हो जाएगा बेटा 24 आवर्स, 24 घंटे ये वैल्यू हो जाएगी। इट विल बी 24 आवर्स लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे, है ना, एक दिन में, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जो भी टाइम है उसको आप इधर दे दो, मगर उसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है कि? तो क्या हो रहा है आप देखो कितना आएगा। वैसे डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी कितना होता है, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ, तो 24 आवर्स को तुम कन्वर्ट करो सेकेंड्स में, है ना, एक घंटे में कितना होता है 3600 सेकेंड्स, तो 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करो उसको। एट 86400 सेकेंड, अरे इवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में 86400 86400 सेकेंड्स ये होता है आपका। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता 43200 अल्फा डेल्टा थीटा, 43200 अल्फा डेल्टा थीटा। क्या हो गया, एक और नहीं रे बराबर है, चेक कर एक बार, 86400 सेकेंड्स, तो ये सेकेंड्स में आंसर आएगा आपका। आया समझ में? दिस इज इट। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लिखिए, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारा अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल स्ट्रेस इन अ रिजिडली फिक्स्ड रॉड। मेरे पास एक रिजिडली फिक्स्ड रॉड है, मतलब ये एक रॉड है मान लो, और ये दो वॉल्स के बीच में एकदम ऐसा फंसा हुआ है एकदम स्ट्रिक्टली। और जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ ऑन हीटिंग, तो ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। अब जब हीट कर रहा हूँ मैं, और जब ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, मगर उसको एक्सपांड होने के लिए जगह है क्या? नहीं। तो वॉल जो है वो उसकी तरफ इनवर्ड फोर्स लगाएगी, अंदर की तरफ ऐसा फोर्स लगाएगी, या फिर उसको ऐसा फील होगा कि भैया वॉल जो है मुझे अंदर की तरफ फोर्स लगा के मुझे दबा रही है। वैसे ही अगर मैं कहूँगा कि ठीक है, वंस अगेन आई गॉट अ रॉड सपोर्टेड बिटवीन 2 रिजिडली फिक्स वॉल्स, और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया था, इस रॉड को किसी फेविक्विक जैसी कुछ चीज़ से मैंने क्या किया था, बहुत जो स्ट्रांग होता है उससे इसको चिपका दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। ठंडा कर रहा हूँ तो रॉड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, मगर इसके एंड्स तो यहाँ चिपके हुए हैं, है ना। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो वॉल है उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, उसको अंदर की तरफ जाने नहीं दे रहा। तो इन ईच केस जो उसको फोर्स लग रहा है, उसको जब पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस फोर्स पर, है ना, थर्मा जो भी आपका बोलता है डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं हम लोग। तो इसी स्ट्रेस को जो कि हीट की वजह से जनरेट हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है थर्मल स्ट्रेस, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं यहाँ लिखूंगा, व्हेन अ रॉड whose ends are rigidly fixed such as to prevent
एक्सपांशन, लिखो बेटा, और कॉन्ट्रैक्शन undergoes a change in temperature, due to thermal expansion or contraction. It experience a stress. Due to thermal expansion or contraction, it experience a stress. This stress can be calculated as. तो जैसे कि मैं जानता हूं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैं यहां लिख सकता हूं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, या मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये लिख सकता हूं थर्मल, अरे क्या नालायक है रे तुम लोग, थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय थर्मल स्ट्रेन। अब देखो ठीक है, देखो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है। मगर जैसे कि मैं जानता हूं कि डेल्टा एल क्या होता है, ये कितना होता है डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा थीटा, ये आपका क्या होता है डेल्टा एल की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू एल अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन एल, एल एल हुआ कैंसर, वाई अल्फा डेल्टा थीटा, ये हुआ हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब थर्मल स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं अपन, थर्मल फोर्स अपॉन एरिया y इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, एरिया को इधर करो ट्रांसफर तो थर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ए, y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ए। आया समझ में? इसके आगे का हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे।